गुड मॉर्निंग एवरीवन। करंट अफेयर्स थ्रू एमसीक्यू की सीरीज़ में हम 19th एंड 20th ऑफ जुलाई के करंट अफेयर्स एमसीक्यू के थ्रू कवर करेंगे। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577। और एज यूजुअल हम अपने वीडियो की शुरुआत एक कोटेशन से करेंगे। सो कोटेशन कहती है, टुडे इज़ योर अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड टुमारो यू वांट। सो अगर आप एक सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं आगे आने वाले टाइम में, तो जो भी अपॉर्चुनिटी आज आपको मिली है, प्रिपरेशन की अपॉर्चुनिटी, कोचिंग की अपॉर्चुनिटी, यूट्यूब की अपॉर्चुनिटी, उसको आपको कैपिटलाइज करना है। देखिए, सेक्रीफाइसेस तो करने ही पड़ेंगे और वो आपको आज ही करने पड़ेंगे अगर आप अपने फ्यूचर को संवारना चाहते हैं। अगर आपको लगता है कि बिना सेक्रीफाइस करके जैसी लाइफ आपको चाहिए आगे आने वाले टाइम में, आप सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं, आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं, वो हो जाएगा, बिलीव मी नहीं होगा। तो जितनी भी अपॉर्चुनिटी आपको मिली है वो आप कैपिटलाइज करिए। सेक्रीफाइसेस जो करने हैं वो आज ही करिए और जो हैबिट्स अच्छी डेवलप करनी है वो करिए। बिकॉज जो आज है, जो प्रेजेंट आपको मिला है, दैट इज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू। जितना टाइम आपके पास अवेलेबल है उसको अपनी स्टडीज़ में लगाइए और अपने गोल की तरफ बढ़ते जाइए। टॉपिक्स में हम ऑपरेशन मुस्कान के बारे में पढ़ेंगे, हम स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन के बारे में भी एक एमसीक्यू करेंगे, मेडिकैप के बारे में भी एक एमसीक्यू है, देन एमएमआर के ऊपर है, दीक्षा पोर्टल के बारे में है, यूएन इकोसॉक की जो मीट हुई है अभी उसके ऊपर भी एक एमसीक्यू है, देन बासमती राइस में मध्य प्रदेश का क्या कहना है इसके ऊपर, अर्थक्वेक्स जो है वो रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा मात्रा में देखे गए हैं, आ रहे हैं, आकर कर रहे हैं, इसके ऊपर भी एक एमसीक्यू है, आईकैट ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर एंड आईसीएआर के ऊपर भी एक एमसीक्यू है। मार्किंग स्कीम आप जानते ही हैं। अगर अपर टू ब्रैकेट्स में देखिए, आपका जो पूरा टारगेट होना चाहिए वो 6 या इससे ज़्यादा मार्क्स लाना होना चाहिए। अगर 6 या 6 से ज़्यादा मार्क्स आते हैं, इट मीन्स कुछ हद तक कह सकते हैं कि आपकी परफॉर्मेंस जो है वो ठीक है। लेकिन अगर लेस देन 6 मार्क्स आते हैं तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा ये डेंजर जोन में आ जाता है और आपको कोशिश यहाँ करनी है कि आप दोबारा अटेम्प्ट करिए और अपने मार्क्स को इंप्रूव करने की कोशिश करिए। यहाँ पे मोर देन इक्वल टू 6 मार्क्स अगर आपके आते हैं तो एक सेफ जोन माना जाता है कि यहाँ पे बेसिकली आप 120 आउट ऑफ 200 स्कोर कर रहे हैं, 60% स्कोर कर रहे हैं, तो एक सेफ स्कोर होता है कि मेंस में बैठने की अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाएगी। लेस देन 6 अगर स्कोर कर रहे हैं तो जो डेंजर जोन है वो आपका वो शुरुआत हो जाती है उसकी। चलते हैं पहले क्वेश्चन के ऊपर। फर्स्ट क्वेश्चन इज कंसर्निंग ऑपरेशन मुस्कान। पूछा गया ऑपरेशन मुस्कान किस चीज़ से एसोसिएट करता है? क्या ये फ्री एजुकेशन टू गर्ल चाइल्ड से रिलेट करता है, इकोनॉमिक एंड वीकर सेक्शन के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको कोचिंग देने से रिलेट करता है, मिसिंग चिल्ड्रन जो होते हैं उनको ट्रेस करने से रिलेट करता है, या फिर कोई और ही ऐसी चीज़ है जिससे ये रिलेट करता है? सोचिए क्या आंसर होगा, फिर इसको डिस्कस करेंगे। चलिए, एक तरीके की स्पेशल ड्राइव जो थी वो आंध्र प्रदेश में चलाई गई, ऑपरेशन मुस्कान, जिसके अंदर जो मिसिंग चिल्ड्रन होते हैं, चाहे वो रन अवे चिल्ड्रन हो या किडनैप चिल्ड्रन हो, उनको यहाँ पर ढूंढा गया और काफ़ी सारे जो यहाँ पे बच्चे थे उनको ट्रेस किया गया। तो आंसर तो हमारा हो जाएगा सी। आप देखते हैं कुछ आंकड़े इसको लेकर। तो यहाँ पे मैनी ऑफ देम वर्किंग एंड चाइल्ड लेबरर्स थे, बॉन्डेड चाइल्ड लेबरर्स थे, गैरेजेस में काम कर रहे थे, शॉप्स में काम कर रहे थे, रेस्टोरेंट्स में काम कर रहे थे। इनमें से काफ़ी सारे ऐसे थे जो घरों से भाग चुके थे। तो अराउंड 2546 चिल्ड्रन को यहाँ पे रेस्क्यू किया गया, जिसमें से 703 लड़कियां थी। ठीक है, उनको रीस्टोर किया गया अपनी फैमिली के पास। कोविड-19 के टाइम पे क्योंकि ऐसा किया जा रहा है तो उनके टेस्ट भी कराए गए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो कोविड से सफ़र कर रहे हो। तो यहाँ पे जो एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव जो है वो लिया गया है पुलिस के द्वारा। हो सकता है बाकी के स्टेट्स में भी इस तरीके की ड्राइव जो है वो चलाई जाए ताकि बच्चों को उनके रिस्पेक्टिव पेरेंट्स तक उनसे मिलाया जा सके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि सोफी के बारे में है, सोफी 2020। तो यहाँ पे स्टेट ऑफ द फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड, सोफी 2020 के बारे में पूछा गया कि कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन सही है। पहला, द फर्स्ट एडिशन जो ये पर्टिकुलर रिपोर्ट है इसका रिलीज किया गया था 2017 के अंदर। हो सकता है एज पर रिपोर्ट द वर्ल्ड इज नॉट ऑन द ट्रैक टू मीट द गोल ऑफ जीरो हंगर बाय 2030। देखिए, हमारा टारगेट है कि जीरो हंगर होनी चाहिए 2030 तक। रिपोर्ट का कहना यह है कि हम अपने टारगेट को मीट शायद ना कर पाएं। इट इज रिलीज बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसे WHO जो है रिलीज करता है। टाइम लीजिए, सोचिए क्या हो सकता है इसका आंसर, और फिर इसको डिस्कस करेंगे। इसके जो वेरियस फाइंडिंग्स हैं रिपोर्ट की वो भी देखेंगे। चलिए, तो मैं आपको पहले तो ये बताऊंगा कि कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, क्योंकि मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन है जो ये पर्टिकुलर रिपोर्ट लेके आती है, जिसमें से एक है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, IFAD इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, देन यूनिसेफ है आपकी, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड है, दैट इज, देन नेक्स्ट UN वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है, एंड WHO। तो ये 5 ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो कलेक्टिवली इस रिपोर्ट को लेके आती हैं। फर्स्ट एडिशन जो था इसका 2017 में ही आया था, तो ये भी सही है बिल्कुल। अगर बात करी जाए क्या सेकंड स्टेटमेंट को पढ़े तो कॉमन सेंसिकल क्या लगता है कि हम जीरो हंगर अचीव कर पाएंगे 2030 तक? देखिए, डेटा तो ऐसा नहीं कहता है और रिपोर्ट भी यही कह रही है कि 2030 तक ऐसा लगता नहीं है, हालात इतने अच्छे हुए नहीं हैं जिससे हम कह पाएँ कि जीरो हंगर जो है वो 2030 तक हम अचीव कर लेंगे। तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ और यहाँ पे फैक्ट्स देख लेते हैं जो रिपोर्ट में बताए गए हैं। रिपोर्ट ने बताया कि अराउंड अगर हम 2020 की बात करते हैं तो 8 से 13 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कि
हंगरी रहेंगे ड्यू टू इकोनॉमिक रिसेशन जो कि कोविड-19 की वजह से कुछ हद तक देखा जा रहा है। देन हंगर कंटिन्यूज टू बी ऑन द राइज, क्योंकि 2014 से देखा जाए तो राइज कर रहा है कॉन्टिन्यूसली। ऑलमोस्ट 69 करोड़ पीपल जो थे दे वेंट हंगरी इन 2019, ठीक है। और ये जो नंबर था 2019 का 69 करोड़ का, ये 1 करोड़ लोग ज़्यादा थे अगर हम 2018 से इसका कंपैरिजन करते हैं तो। और यहाँ पे अगर इस साल की बात करी जाए तो 8 से 13 करोड़ तो खाली कोविड की वजह से ही हंगरी जाएंगे, बाकी भी काफ़ी सारे कॉजल फैक्टर्स होंगे जिससे ये नंबर काफ़ी बढ़ जाएगा। अगर बात करी जाए कि कौन सा ऐसा कॉन्टिनेंट है जो सबसे ज़्यादा हंगरी रहता है, तो एशिया रिमेन्स होम टू द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ अंडर नरिश्ड एंड हंगरी। तो एशिया रिमेन्स होम टू द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ अंडर नरिश्ड। तो अगर अंडर नरिश्ड की बात करी जाए तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे होते हैं? एशिया में, जिसके बाद नंबर आता है अफ्रीका का, देन लैटिन अमेरिका एंड देन फाइनली कैरिबियन। तो ये कुछ डेटा था जो कि मेंस के पर्सपेक्टिव से आप यूज कर सकते हैं एग्जाम के अंदर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 3। मेडिकैप के बारे में बात कर रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन हैज डेवलप्ड मेडिकैप, अ पोर्टेबल हॉस्पिटल। अभी आपको पता है बहुत सारी इन्वेंशंस करी जा रही है। कोई शुद्ध लेके आया है, हमने देखा था पिछले वीडियोज में, एक जो किट है कोरोना की, कोरोशॉट, इसको भी बनाया गया है। अब एक नई चीज़ निकल गई है, दैट इज मेडिकैप। मेडिकैप क्या है और किसने बनाई है ये सोचिएगा, बट पहले बताइए कि किसने बनाई है, फिर हम देखेंगे कि ये चीज़ क्या है। सोचिए क्या आंसर होगा। चलिए देखिए, मैंने शुद्ध के बारे में आपको बताया था और आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में भी बताया था कि ये है क्या। आप मेरे को बताइए कि किसने इन्वेंट करी थी, और जो हमने कोरोशोर किट के बारे में पढ़ा था वो किसने इन्वेंट करी थी। अदरवाइज क्या होगा, पेपर में बहुत सारी ऐसी इनोवेशंस और डेवलपमेंट्स हो रही हैं और ये मिक्स हो सकती हैं कहीं ना कहीं। अब मेडिकैप भी नया आ गया तो आपको पता होना चाहिए। शुद्ध के बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा और कोरोशोर के बारे में बताइएगा। पिछले वीडियोज़ में हमने ये डिस्कस किया था। मेडिकैप जो डेवलपमेंट हुआ है ये किया है IIT मद्रास ने, ठीक है। बेसिकली ये एक तरीके का पोर्टेबल स्ट्रक्चर है, कुछ इस तरीके से दिखता है, जो कि कोविड-19 पेशेंट्स के लिए बनाया गया है। इसे 2 घंटे के अंदर कहीं पे भी इंस्टॉल किया जा सकता है। तो आप कह सकते हैं कि चलता फिरता अपने आप का ये एक हॉस्पिटल है, ठीक है। और इसको सिर्फ 4 लोग 2 घंटे के अंदर सेटअप कर सकते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स ने ये स्ट्रक्चर जो है वो बनाया है और आप देख सकते हैं काफ़ी पोर्टेबल है, ज़्यादा इसको दिक्कत नहीं होगी एक जगह से दूसरी जगह में मूव करने के लिए। और आइसोलेशन और जो ट्रीटमेंट देना होता है कोविड-19 पेशेंट्स को, खासतौर पर रिमोट लोकेशन के अंदर, वहाँ पे दिया जा सकता है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है बेड्स की काफ़ी कमी है, बहुत से लोगों को इलाज मिल नहीं पा रहा है हॉस्पिटल्स के अंदर। तो ये जो अपने आप में एक डेवलपमेंट करी गई है IIT मद्रास के स्टूडेंट्स के द्वारा, सच में ही सराहनीय है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, जो कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेट के बारे में बात कर रहे हैं। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट अभी न्यूज़पेपर में दी गई थी, किस रीज़न की वजह से दी गई थी वो भी देखेंगे, बट पहले इसके ऊपर 2 स्टेटमेंट्स और आपको बतानी है कौन सी करेक्ट है, कौन सा कथन सही है। पहली स्टेटमेंट कहती है MMR इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मैटरनल डेथ्स पर 1 लाख लाइव बर्थ। तो 1 लाख के पीछे कितनी मैटरनल डेथ्स होती हैं वो MMR जो है कैलकुलेट करता है। SDG सेट्स द टारगेट टू रिड्यूस MMR टू 70 पर 1 लाख लाइव बर्थ। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो हमारे हैं वो कह रहे हैं कि हमारा जो टारगेट है उसको 70 तक रिड्यूस करना है। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर इसको हम डिस्कस करेंगे। चलिए पहले कुछ डेटा देख लीजिए। अगर हम इंडिया के डेटा की बात करें तो 2014-15 के अंदर जो हमारा आंकड़ा था वो था 130 का। इसमें कुछ इंप्रूवमेंट आया, कुछ नंबर कम हुआ मैटरनल डेथ्स का, और ये 122 हो गया। एंड देन फाइनली 2016 से 18 के बीच में जो ये डेटा रहा वो 113 का रहा। देखिए अभी भी जो 70 का हमारा यहाँ पे ये स्टेटमेंट ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के हिसाब से 70 का टारगेट दिया हुआ है। हम धीरे धीरे रिड्यूस करें जो नंबर ऑफ डेथ्स है, लेकिन अभी भी जो आंकड़ा हमारा है वो उतना नहीं है जो कि टारगेट हमने सेट किया हुआ है। तो 70 होने में टाइम लगेगा, लेकिन क्योंकि ये डाउनवर्ड ट्रेंड है हमारा, तो हो सकता है आगे आने वाले कुछ टाइम में हम ये अचीव कर लें। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारी हो जाती है ठीक। अब क्या हम इसे 1 लाख लाइव बर्थ पे निकालते हैं, तो ये स्टेटमेंट भी ठीक है। 1 लाख लाइव बर्थ के ऊपर जितनी डेथ होती है उसको देखते हैं। इसके अंदर होता है क्या, डेथ ऑफ अ वुमेन वाइल प्रेग्नेंट, प्रेगनेंसी के टाइम पर या 42 डेज आफ्टर द टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अगर डेथ होती है तो हम उसको ये कोज मानते हैं और MMR के अंदर उसको काउंट करते हैं। तो हमारा जो यहाँ पे आंसर होगा वो होगा C। चलते हैं कुछ और चीज़ें इसके बारे में देखते हैं। ये रेट मैं आपको बता ही दिया कि पहले 2007-9 की बात करें तो 2012 का डेटा हुआ करता था और उसे हमने धीरे धीरे रिड्यूस करके डेथ्स को 113 तक हम ले आए और आगे आने वाले टाइम में हम इसे 70 तक भी लेके जाने वाले हैं। अब कुछ स्टेट वाइज कैटेगराइजेशन देख लीजिए कि कहाँ पे कितना होता है। जैसे असम है, यहाँ पे MMR जो है काफ़ी ज़्यादा है, देख लीजिए 215 है। अगर हम अपने देश की बात करते हैं 113 हमारा एवरेज है, तो ये काफ़ी ऑलमोस्ट डबल कह सकते हैं वहाँ पर है। देन बिहार में भी आंकड़ा कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है, मध्य प्रदेश में भी नंबर इज़ वेरी हाई, छत्तीसगढ़ के अंदर भी यही देखने को मिल रहा है, और यूपी के अंदर तो देखिए असम से ऑलमोस्ट मिलता जुलता ही यहाँ पे नंबर है। उत्तराखंड का परफॉर्मेंस अच्छा है। तो यहाँ पे देखने वाली चीज़ ये होगी कि ऐसे स्टेट जहाँ पे नंबर बहुत ज़्यादा है, जैसे कि असम है और यूपी है,
उनको देखना चाहिए कि ऐसे स्टेट्स जहाँ पे नंबर काफ़ी कम है, जैसे उत्तराखंड है, उत्तराखंड ऑलमोस्ट अपने टारगेट के पास ही है और हो सकता है अगले 2-3 सालों तक अचीव भी कर ले। उनसे सीखने की ज़रूरत है कि ऐसे क्या एक्शंस लिए जा रहे हैं उस पर्टिकुलर स्टेट के अंदर, ताकि ये स्टेट्स भी उस पर्टिकुलर स्टेट से सीख सके जो ऑलरेडी अपने टारगेट को अचीव करने की राह पर चल चुके हैं। तो यहाँ पे क्योंकि उत्तराखंड इज़ वेरी क्लोज टू इट्स टारगेट, तो असम और यूपी जो स्टेट्स हैं वहाँ पे उनको एक केस स्टडी की तरह ले सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 5। दीक्षा पोर्टल के बारे में है, हमने पहले भी इसके बारे में डिस्कस किया है। दीक्षा पोर्टल अगेन न्यूज़ में था, मल्टीपल टाइम न्यूज़ में अपीयर कर रहा है और नई नई चीज़ें इसके बारे में बताई जा रही हैं। तो पहली स्टेटमेंट कहती है दीक्षा पोर्टल के बारे में, दीक्षा पोर्टल वॉज लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट MHRD इन 2017। 2017 में MHRD ने इसको लॉन्च किया था, हो सकता है। इट इज़ डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर स्टूडेंट्स के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, ये भी हो सकता है। इट कैन प्रोवाइड एक्सेस टू NCERT बुक्स, ये NCERT बुक्स का जो एक्सेस है वो प्रोवाइड करता है। सोचिए क्या आंसर होगा, 3 स्टेटमेंट्स हैं, वन बाय वन फिर देखेंगे। चलिए दीक्षा पोर्टल के बारे में देखते हैं। अभी हमने कुछ दिन पहले दीक्षा के बारे में पढ़ा था और इससे मिलता जुलता जो स्टेट के पोर्टल थे हमने उसके बारे में भी देखा था, जैसे निष्ठा के बारे में हमने देखा था जो इसी से मिलता जुलता एक पोर्टल था। अब बात करी जाती है दीक्षा पोर्टल के बारे में। देखिए प्राइमरली तो ये टीचर्स के लिए बनाया गया, टीचर्स की ट्रेनिंग हो गई, टीचर्स को ये बताना कि टीचिंग कैसे करनी है, उनको रिसोर्सेज प्रोवाइड करना उसके लिए, लेकिन साथ में ही स्टूडेंट्स और पेरेंट्स उनको भी वेरियस रिसोर्सेज प्रोवाइड करना, वो काम दीक्षा पोर्टल बहुत अच्छे तरीके से करता है। तो इट इज़ अ डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर स्टूडेंट्स, सेकंड स्टेटमेंट ठीक है, बट एट द सेम टाइम अगर होता है कि पेरेंट्स के लिए तो यस पेरेंट्स के लिए भी है और टीचर्स के लिए तो टीचर्स के लिए भी है। सेकंड स्टेटमेंट हो जाती है ठीक। लॉन्च कब किया गया था, यस 2017 में इसे MHRD दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने इसे लॉन्च किया था। तो सेकंड स्टेटमेंट के साथ फर्स्ट भी हमारी करेक्ट हो जाती है। इससे NCERT जो बुक्स हैं इसमें अपलोड करी हुई हैं उसको आप एक्सेस कर सकते हैं, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। तीसरी स्टेटमेंट भी हमारी यहाँ पे करेक्ट हो जाती है। आंसर हमारा हो जाएगा ए। स्पेक्ट्रम MCQ की जो सीरीज़ है हमारी उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसे आप एक्सेस कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा UN इकोसोक मीट के बारे में है, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल मीट के बारे में 3 स्टेटमेंट्स दे रखी हैं और आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। चलिए वन बाय वन स्टेटमेंट्स को देखते हैं। पहली स्टेटमेंट कहती है द UN दैट इज यूनाइटेड नेशन विल सेलिब्रेट इट्स 75th एनिवर्सरी ऑन 24 अक्टूबर 2020। तो यहाँ पे UN की 75th एनिवर्सरी है वो ऑब्जर्व करने वाले हैं। अ रीसेंट हाई लेवल डायलॉग वाज ऑर्गेनाइज्ड ऑन सब्जेक्ट ऑफ मल्टीलेटरलिज्म आफ्टर कोविड-19। अभी रिसेंटली एक हाई लेवल डायलॉग जो है वो कंडक्ट किया गया है और जिसका बेसिक सब्जेक्ट जो था वो था मल्टीलेटरलिज्म आफ्टर कोविड-19। हो सकता है। इकोसोक हैज़ 154 मेंबर्स, इकोनॉमिक सोशल काउंसिल के 154 मेंबर्स हैं। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर इसको डिस्कस करेंगे। चलिए तो यहाँ पे UN इकोसोक की जो मीट हुई थी इसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एक स्पीच भी दी थी और कहा था और अपने कुछ चीज़ें बताई थी, जैसे इंडिया कैसे बैटल कर रहा है कोविड-19 पेंडेमिक से। तो हमारे कुछ एक्सपीरियंसेस थे वो भी शेयर करे थे और ये भी कहा था कि दैट देयर इज़ अ नीड ऑफ मल्टीलेटरलिज्म, मतलब जो बाकी कंट्रीज हैं सारी उनको एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए और सस्टेनेबल पीस और प्रोस्पेरिटी की बात करनी चाहिए। तो मल्टीलेटरलिज्म ही इसका जो बेसिक सब्जेक्ट था वो था। मल्टीलेटरलिज्म क्या होता है और ये बायलैटरलिज्म से कैसे अलग होता है। देखिए बायलैटरलिज्म में क्या होता है, यहाँ पे बाई लिखा है, बाई मीन्स टू, तो जब दो कंट्रीज किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व होती है उसे कहते हैं बायलेटरल। और मल्टीलेटरलिज्म में क्या होता है, जब मोर देन 2 कंट्रीज जो है वो इन्वॉल्व होती है। आपने ट्राइपार्टाइट भी सुना होगा, ट्राइलेटरलिज्म भी सुना होगा, तो वहाँ पे 3 कंट्रीज होती हैं, लेकिन 2 से ज़्यादा कंट्रीज जब होती है उसे मल्टीलेटरलिज्म कहते हैं। तो यहाँ पे कोविड-19 के लिए कहा गया कि वेरियस कंट्रीज जो है उनको आपस में प्रोस्पेरिटी के लिए जो है एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए ताकि पीस और प्रोस्पेरिटी को एस्टैब्लिश किया जा सके। यहाँ पे जो सब्जेक्ट था वो बिल्कुल सही है, 75th एनिवर्सरी को ऑब्जर्व किया जा रहा है, ये भी सही है। लेकिन इकोसोक की बात करी जाए तो इसके 154 मेंबर्स नहीं, इसके सिर्फ 54 मेंबर्स है। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा डी। इसके अंदर प्राइम मिनिस्टर ने जो कोविड-19 से लड़ने के लिए जो हमारे एफर्ट्स थे उसके बारे में तो बात करी ही, साथ में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट के लिए भी बात करी। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि ये भी हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट इशू है, तभी प्राइम मिनिस्टर ने इसे उठाया। इकोसोक एज एन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देख लेते हैं। 54 मेंबर्स होते हैं और अभी 2 दिन पहले ही हमने एक वीडियो किया था जिसमें हमने MCQ डिस्कस किया था। इसमें जो टेन्योर होता है वो 3 साल का ओवरलैपिंग टेन्योर होता है, भी ध्यान रखिएगा। काम क्या होता है, इसके अंदर पॉलिसी रिव्यूज़ करी जाती हैं, सोशल एंड एनवायरमेंटल इश्यूज़ जो होते हैं उसको डिस्कस किया जाता है। अब बात करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने इस मीट के अंदर जो स्पीच थी उसके अंदर और क्या क्या बातें करी गई और एज कोविड-19 के अगेंस्ट में इंडिया का जो स्टांस रहा है और हमने क्या क्या एफर्ट्स लिए हैं उसके बारे में देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले हमने ऑपरेशन संजीवनी जो है ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, ये कोविड-19 के अगेंस्ट में स्टार्ट किया है, जिसके अंदर हम आसपास की जो कंट्रीज़ हैं जैसे हमारी नेबरिंग कंट्रीज हैं नेपाल, श्रीलंका, भूटान, मालदीव्स, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, इनको जो है मेडिसिनल सप्लाईज जो है, असिस्टेंट मटेरियल जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। फिर हमने PM केयर्स फंड को भी शुरुआत करी ताकि पैसा जो है उसको रेज किया जा सके, क्योंकि इस पेंडेमिक से लड़ने के लिए ऑफकोर्स
फाइनेंशियल रिसोर्सेज की तो जरूरत पड़ेगी, और यहाँ पे कॉमन मैन जो है, आपके मेरे जैसे लोग जो हैं, वो इस फंड के अंदर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। साथ में ही एक रीजनल लेवल पर भी सार्क कोविड-19 इमरजेंसी फंड, साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कोऑपरेशन फंड जो था वो भी नेबरिंग कंट्रीज के साथ रेस किया गया। ये भी एक अच्छा एफर्ट था। और साथ में ही आत्मनिर्भर भारत की भी बात इसके अंदर करी गई। आत्मनिर्भर भारत किस तरीके से, क्योंकि जो कोविड-19 की वजह से काफ़ी सारे बिजनेसेस जो हमारे इफेक्ट हुए हैं उनको किस तरीके से सहायता दी जा सकती है। यहाँ पे एक स्टिमुलस पैकेज जो था 20 लाख करोड़ का, उसके बारे में भी बात करी गई, ताकि हेल्थ वाइज तो हम सही रहे ही, साथ में जो इकोनॉमी वाइज है वो भी सही रहे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो जीआई टैग की बात कर रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ अप्लाइड फॉर जीआई टैग फॉर बासमती। तो अभी रिसेंटली एक स्टेट ने जीआई टैग फॉर बासमती के लिए अप्लाई किया था। टाइम टू टाइम ये पर्टिकुलर स्टेट जीआई टैग के लिए अप्लाई करता रहता है। और यहाँ पे न्यूज़ में था, न्यूज़ क्या थी वो पूरा डिस्कस करेंगे, बट पहले क्या पंजाब ने किया है, मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करेंगे। चलिए, तो यहाँ पे ये जो केस है ये है ऑल इंडिया राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन एक तरफ है एंड स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश जो है वो एक तरफ है। देखिए, मध्य प्रदेश का कहना ये है कि जो बासमती राइस है उसका जो जीआई टैग है वो उसको मिलना चाहिए, क्योंकि अराउंड 13 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं मध्य प्रदेश के अंदर जहाँ पे बासमती को उगाया जाता है। ऑल इंडिया राइस एक्सपोर्टर एसोसिएशन का कहना यह है कि आप अगर मध्य प्रदेश को ये टैग दे देंगे तो इससे जो पूरा ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग का जो एक महत्व होता है वो खत्म हो जाएगा। AIREA दैट इज ऑल इंडिया राइस एक्सपोर्टर एसोसिएशन ने अपील करी है गवर्नमेंट को कि आप एमपी स्टेट गवर्नमेंट के प्रेशर में आके उनको ये टैग मत दीजिए, एंड यू हैव टू प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट द इंटेग्रिटी ऑफ बासमती राइस। आपको जो बासमती राइस है उसके टैग की जो इंटेग्रिटी है उसको प्रोटेक्ट करके रखना पड़ेगा। AIREA ये भी आर्ग्यू करती है कि अगर एमपी को इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है जीआई लिस्ट ऑफ बासमती क्रॉप के अंदर, देन ये रेपुटेशन जो है इसकी उसको खराब करेगा, ऐसा इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का कहना है। देखते हैं आगे आने वाले टाइम में होगा क्या। बात करी जाए जीआई टैग की, तो देखिए पंजाब के पास जो बासमती रहता है, अमृतसर बासमती कहते हैं उसको, उसके पास ये जीआई टैग ऑलरेडी है। हरियाणा के पास भी ऑलरेडी है, उत्तर प्रदेश के पास भी ऑलरेडी है। तो अभी अप्लाई करने वाला जो स्टेट था वो कौन था, मध्य प्रदेश। तो इसका आंसर क्या होगा, बी। कुछ और चीज़ें देख लेते हैं। तो बासमती राइस हमारे यहाँ पे कहाँ कहाँ पर है, देखिए पंजाब रीजन हो गया, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी के अंदर भी है, दिल्ली के अंदर भी है, हिमाचल के अंदर भी है। बेसिकली एपेडा जो ऑर्गेनाइजेशन है आपकी, उसने ये जीआई टैग जो है वेरियस रीजनल लोकेशन, खासतौर पे जो आईजीपी रीजन में फॉल करते हैं, दैट इज इंडो गैंजेटिक प्लेन, जो इंडो गैंजेटिक प्लेन रीजन के अंदर यहाँ पे ये जो स्टेट्स फॉल करते हैं, यहाँ पर इनको ये जीआई टैग जो है वो दिलवाया है। ठीक है, अगर बात करी जाए इसके अलावा और कहाँ कहाँ पर है, पाकिस्तान के भी कुछ ऐसे अराउंड 18 डिस्ट्रिक्ट्स हैं पंजाब के अंदर, जो पाकिस्तान वाली साइड का पंजाब है वहाँ पर भी बासमती जो है वो उगाया जाता है। तो ये पूरा इशू था, आपको पता चल गया कौन कौन से स्टेट्स उगाते हैं और जिसको जीआई टैग मिला हुआ है। हिमाचल है, पंजाब है, हरियाणा है, वेस्टर्न यूपी है और दिल्ली भी है इसके अंदर, साथ में उत्तराखंड भी है और जम्मू कश्मीर के अंदर भी कुछ ऐसा रीजन है। पाकिस्तान के पास भी ये जो है बासमती उगाया जाता है। और यहाँ पे मांग कौन कर रहा है, मध्य प्रदेश जो है उस चीज़ की मांग कर रहा है कि हमें भी ये जीआई टैग चाहिए। चलिए कुछ और चीज़ें देखते हैं। अब मध्य प्रदेश का कहना यह है कि देखिए, जो राइस हरियाणा उगाता है, जो पंजाब उगाता है, हमारे राइस की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उससे बिल्कुल मिलती जुलती हैं। मतलब एक जो बासमती राइस है उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, क्या ऐसे फीचर्स होते हैं जब हम कहते हैं कि हाँ ये एक बासमती राइस है, तो इसका जो एक एरोमेटिक फ्लेवर होता है उसके लिए जाना जाता है। साथ में इसका जो ग्रेन होता है वो थोड़ा सा लंबा होता है, बड़े साइज का होता है। ठीक है, इन दो कैरेक्टरिस्टिक्स के अलावा और भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिसके लिए जाना जाता है। और मध्य प्रदेश का कहना यह है कि जो हमारे यहाँ का जो बासमती राइस है उसके अंदर ये सारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो फीचर्स हैं जो एक बासमती राइस में होने चाहिए वो अवेलेबल है, तो आप हमें ये टैग देते क्यों नहीं, ये इनका कहना है। बात भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसके अलावा जो इंटरनेशनल लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन है जो ये टैग देगी उसका कहना ये है कि सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स का होना काफ़ी नहीं होता है, आप कितने टाइम से उगा रहे हैं ये भी मैटर करता है। फॉर एग्जाम्पल उनका कहना यह है 1910 के आसपास आपने बासमती जो था वो प्रोड्यूस करना शुरू किया, उससे पहले तो आप नहीं करते थे। सो दैट इज वन ऑफ द रीजंस कि हम आपको ये टैग नहीं दे सकते। तो कैरेक्टरिस्टिक्स होना काफ़ी नहीं है, और भी चीज़ें मैटर करती हैं। मध्य प्रदेश का ये भी कहना है कि 13 डिस्ट्रिक्ट्स हमारे यहाँ पे हैं और 80,000 फार्मर्स हमारे इसमें इन्वॉल्व हैं, तो भी आप हमें जीआई टैग दीजिए। और इस चीज़ को भी डिस्कार्ड करते हुए जो ऑर्गेनाइजेशन है उसने मना कर दिया देने के लिए फिलहाल के लिए। अब इसमें एक नेगेटिव चीज़ ये भी है कि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर एमपी को ये टैग मिल जाता है तो हो सकता है आगे आने वाले टाइम में पाकिस्तान जो है और चाइना वो भी इस तरीके की टैग की बात करें, साइटिंग द सेम रीजंस देते हुए कहेंगे कि जब आपने मध्य प्रदेश को दे दिया तो हमें भी दे दीजिए। तो देखते हैं ये पूरी कंट्रोवर्सी कैसे सोल्व होती है। लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ एग्जाम के लिए यही है कि किस किस के पास ये टैग है और किस किस के पास नहीं है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 8। अर्थक्वेक्स की अकरेंसेस के बारे में क्वेश्चन है, काफ़ी अर्थक्वेक्स आ रहे हैं इसलिए ज्योग्राफी रिलेटेड क्वेश्चन इसके ऊपर आ सकता है। फर्स्ट क्वेश्चन में ये जो स्टेटमेंट है, फर्स्ट स्टेटमेंट ये कहती है अर्थक्वेक्स यूजुअली अकर अलोंग फोल्ड्स, तो फोल्ड्स के आसपास जो है अर्थक्वेक्स होते हैं। वाइब्रेशन फ्रॉम एन अर्थक्वेक आर कैटेगराइज्ड एज पी दैट इज प्राइमरी एंड एस यानी सेकेंडरी वेव्स, द लेटर बीइंग द फास्टेस्ट।
जो वाइब्रेशंस होती हैं अर्थक्वेक्स की, ये पी वेव्स और एस वेव्स में कैटेगराइज करी जाती है, और जो लेटर मतलब बाद वाली एस वेव जो होती है वो फास्टेस्ट होती है। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। चलिए देखिए, अर्थक्वेक्स होते कैसे हैं, जो एक लार्ज पीस ऑफ रॉक है अगर, तो वहाँ पे जो उसके बीच में फोल्ड्स होते हैं, दैट इज फ्रैक्चर जो होते हैं, उसके अलोंग में ये पर्टिकुलर जो फिनोमिना होता है वो अकर करता है। अब जैसे ये दो ब्लॉक्स हो गए रॉक के, जब ये आपस में स्लिप पास्ट करते हैं, एक दूसरे को स्लिप पास्ट करते हैं, तो क्या है, एक एक्टिविटी, एक सिस्मिक वेव्स जो है वो जनरेट होती है, और शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में अर्थक्वेक्स जो है वो अकर करता है। इसके अंदर दो तरीके की वेव्स होती हैं, पी वेव्स और एस वेव्स। मैं आपको बताऊँ, फास्टेस्ट जो होती है वो पी वेव होती है, एस वेव नहीं होती है। तो यहाँ पे प्राइमरी एंड सेकेंडरी वेव्स की बात करी जा रही है। वाइब्रेशंस फ्रॉम अर्थक्वेक्स, ये हमारी सेकंड स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट हो जाती है। पहली स्टेटमेंट को देखें, पहली स्टेटमेंट में क्या है, अर्थक्वेक्स जो है फोल्ड्स के आसपास होते हैं, ये मैंने आपको बता ही दिया, तो पहली स्टेटमेंट आपकी ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, सेकंड इज रॉन्ग, आंसर क्या हो जाएगा ए। कुछ और चीजें देख लेते हैं इसके बारे में, पी वेव्स एस वेव्स के बारे में। पी वेव्स के बारे में बात करते हैं पहले। देखिए, फास्टेस्ट होती है, ये तो आपको पता चल ही गया, एंड जस्ट लाइक साउंड वेव्स ये लॉन्गिट्यूडनल होती है, ठीक है। दे आर फर्स्ट टू डिटेक्ट बाय द सिस्मोग्राफ। जो सिस्मोग्राफ जो वेव्स को डिटेक्ट करता है, तो पहली वेव जिसको डिटेक्ट करा जाता है वो पी वेव ही होती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये कुछ इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अगर एस वेव से बात करें, एस वेव्स को सेकेंडरी वेव कहा जाता है, और इनको प्राइमरी वेव के बाद ही डिटेक्ट किया जाता है, ठीक है। ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं, और अगर बात करें एग्जाम्पल्स की, कुछ इससे मिलती जुलती वेव्स, जैसे पी वेव जो है वो साउंड वेव की तरह होती है, जो आपकी एस वेव्स है ये लाइट वेव की तरह होती है, या फिर वाटर से जो वेव्स जनरेट होती हैं कुछ मिलती जुलती उससे, जैसे वाटर के अंदर भी इस तरीके से आपको देखने को मिलता है। तो ये बेसिक इसका डिफरेंस है, जो कि एग्जाम में भी ज्योग्राफी सेक्शन में पूछा जा सकता है, आपको पता होना चाहिए। अगर बात करें जाए, बोथ टाइप्स ऑफ सिस्मिक वेव्स कैन बी डिटेक्टेड नियर द अर्थक्वेक, बट ओनली पी वेव्स जो होती है उसको डिटेक्ट करते हैं ऑन द अदर साइड ऑफ अर्थ। तो अर्थ जैसे ये है, और यहाँ पे अगर अर्थक्वेक आता है तो पी और एस दोनों को ही डिटेक्ट किया जा सकता है, और इसके अपोजिट साइड पे सिर्फ प्राइमरी वेव को ही डिटेक्ट किया जा सकता है। चलते हैं 9th क्वेश्चन के ऊपर, जो कि आई कैट के बारे में है। पूछा गया, द फॉलोइंग स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट अबाउट आई कैट। आई कैट के बारे में कौन सी स्टेटमेंट ठीक है। आई कैट इज लोकेटेड इन मानेसर, मानेसर में ये लोकेट करता है, हो सकता है। इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू क्रिएट स्टेट ऑफ द आर्ट रिसर्च एंड टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। जो आई कैट है, इसका पूरा ऑब्जेक्टिव है कि स्टेट ऑफ द आर्ट रिसर्च और टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाना, हो सकता है। आई कैट इज अ लीडिंग वर्ल्ड क्लास ऑटोमेटिव टेस्टिंग सर्टिफिकेशन एंड R&D सर्विस प्रोवाइडर अंडर नीति आयोग। तो आई कैट जो है एक लीडिंग वर्ल्ड क्लास ऑटोमेटिव टेस्टिंग सर्टिफिकेशन का, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का सर्विस प्रोवाइडर है, जो कि नीति आयोग के अंडर में आता है। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर इसको डिस्कस करते हैं। चलिए, तो आई कैट की जो लोकेशन दी है, मानेसर हरियाणा, 2006 में इसे बनाया गया था, बिल्कुल सही है, पहली स्टेटमेंट आपकी। अगर बात करें जो ऑब्जेक्टिव यही है कि स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, ताकि रिसर्च एक्टिविटीज़ करी जा सके और टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो क्रिएट किया जा सके। लेकिन आई कैट जो है, अगर बात करी जाए, नीति आयोग के अंडर में नहीं आता है, इट कम्स अंडर नेट्रिप। नेट्रिप नेशनल ऑटोमेटिव टेस्टिंग एंड R&D इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये प्रोजेक्ट है। लेकिन बाकी चीज़ें जो दे रखी थी, टेस्टिंग, सर्टिफिकेशन, R&D, वो चीज़ें सही थी। लेकिन तीसरी स्टेटमेंट आपकी गलत होने की वजह से आंसर हो जाएगा बी। कुछ और चीज़ें देख लेते हैं। आई कैट फुल फॉर्म इसकी बता देता हूँ, इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमेटिव टेक्नोलॉजी। ये एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म को डेवलप कर रहा है, जिसको एस्पायर कहते हैं, दिया हुआ है, ऑटोमेटिव सोल्यूशन पोर्टल फॉर इंडस्ट्री, रिसर्च एंड एजुकेशन। तो एस्पायर बनाने के लिए भी जो काम है वो आई कैट कर रहा है, ध्यान रखिएगा। ये पोर्टल जो वो करेगा क्या, द पोर्टल इज एक्सपेक्टेड टू हेल्प डेवलपिंग अ स्ट्रॉन्ग एंड सेल्फ रिलायंट ऑटोमेटिव इंडस्ट्री। तो एक ऐसी ऑटोमेटिव इंडस्ट्री इंडिया के अंदर डेवलप करना जो कि सेल्फ रिलायंट हो, स्ट्रॉन्ग हो, हमारे मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को जो सपना है उसको पूरा करने में भी हेल्प करे। तो एस्पायर आई कैट के बारे में आपको पता होना चाहिए। आज के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा बात करते हैं ICAR के बारे में, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के बारे में। आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा कथन सही है। पहला, इट इज़ रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। तो इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च जो है, ये सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंदर में रजिस्टर्ड है, हो सकता है। इट कम्स अंडर डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन, डेयर के अंडर में ये पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन आती है, हो सकता है। ये भी हेडक्वार्टर इसका गुरुग्राम हरियाणा में है, ये भी हो सकता है। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर इसको डिस्कस करेंगे। चलिए, रिसेंटली हुआ क्या था, 92nd फाउंडेशन डे जो था वो आईकार का, दैट इज इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का, हमने सेलिब्रेट किया, ऑब्जर्व किया। इसी वजह से ये ऑर्गेनाइजेशन न्यूज़ में थी। सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंदर ये आती है, ये भी ध्यान रखिएगा। साथ में ही अगर बात करी जाए इसकी लोकेशन की, तो लोकेशन इज नॉट गुरुग्राम न्यू दिल्ली, इट इज न्यू दिल्ली। तो तीसरी स्टेटमेंट गलत हो जाती है। अगर बात करी जाए डिपार्टमेंट की, तो यस, इट कम्स अंडर डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी विल बी द आंसर। कुछ और चीज़ें देखते हैं ICAR के बारे में। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने अभी एक फार्मर्स इनोवेशन फंड जो है ये स्टार्ट किया है, इसकी वजह से ये न्यूज़ में थी।
तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे फार्मिंग रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसके अंदर क्या इनोवेशन करी जा सकती है, उसके अंदर फंडिंग का काम किया जाएगा। तो हमारे 10 क्वेश्चंस यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। अभी हम विद इन 2 मिनट्स में रिवाइज करेंगे, उसके बाद विनर को डिक्लेयर करेंगे, विनर कौन है, और कल के लिए हमारा क्या आपका क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन ऑफ द डे, उसके बारे में भी बात करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हमने ऑपरेशन मुस्कान के बारे में देखा था। मिसिंग चिल्ड्रन को ट्रेस करने का पूरा एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया था आंध्र प्रदेश के अंदर। काफ़ी सारे चिल्ड्रन को उनके पेरेंट्स से मिलवाया, ऐसे बच्चे जो घर से भाग चुके थे, जिनको किडनैप किया जा चुका था, ये सब यहाँ पे एक्शंस लिए गए। 2546 मतलब 2546 चिल्ड्रन को उनके पेरेंट्स के पास वापस लेके जाया गया, और यहाँ पे 703 उसके अंदर से लड़कियाँ थी। कोविड-19 के उनके ऊपर टेस्ट भी किए गए। तो हो सकता है आगे आने वाले टाइम में बाकी के स्टेट्स भी इस इनिशिएटिव को फॉलो करें। फिर हमने सोफी रिपोर्ट के बारे में देखा था, स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड 2020, फर्स्ट एडिशन 2017 में इसका आया था। वर्ल्ड इज़ नॉट ऑन द ट्रैक, ये कहा गया कि जीरो हंगर का जो हमारा इनिशिएटिव, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, वो शायद अचीव ना हो पाए। लेके कौन आता है इस रिपोर्ट को? FAO, IFAD, यूनिसेफ, WFP, WHO, ये जो सब मिलके एक इस पर्टिकुलर रिपोर्ट को प्रोड्यूस करते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। फर्स्ट एडिशन मैंने आपको बता ही दिया है कब आया था। इसके बाद कुछ और चीज़ें देख लेते हैं। कुछ डेटा हमने डिस्कस किया था कि अराउंड 8 से 13 करोड़ लोग जो हैं दे विल गो हंग्री बिकॉज ऑफ द कोविड-19 जो इकोनॉमिक रिसेशन जो इसने स्टार्ट किया है। 2019 की बात करी जाए तो तब जो ऐसे लोग जो कि मेलनरिश थे, जो कि अंडरनरिश थे, वो ज़्यादा थे कंपेयर टू 2018। तो डेटा जो है इंक्रीज हुआ है यहाँ पर। और कॉन्टिनेंट की बात करी तो एशिया जो था, एशिया के अंदर जब हमने बात करी थी, सबसे ज़्यादा जो अंडरनरिश लोग थे वो यहीं पे थे। उसके बाद अफ्रीका का नंबर आता है, देन लैटिन अमेरिका एंड फाइनली कैरिबियन। देन हमने मेडिकैप के बारे में देखा था, काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव IIT मद्रास का है। शुद्ध आप मेरे को बताएंगे कमेंट सेक्शन में किसका है और कोरोशोर किसका है। यहाँ पे बेसिकली एक चलता फिरता हॉस्पिटल टाइप बनाया गया है, जिसको 2 घंटे के अंदर इंस्टॉल किया जा सकता है और 4 लोग इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। और इसके अलावा जो कोविड-19 जो पेंडेमिक है उससे फाइट करने में ये तीनों ही टेक्नोलॉजी हमारी हेल्प कर रही हैं। देन हमने देखा था मोर्टेलिटी रेट के बारे में। MMR जो है 1 लाख पे निकाली जाती है, और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का हमारा टारगेट है वो 70 इसका है। 2014-15 का डेटा देखा था, 130 था हमारा, फिर रिड्यूस होकर 122 हुआ और फाइनली 113 हुआ। हो सकता है आगे आने वाले टाइम में हम इसको काफ़ी जल्दी अचीव कर लें। तो हमारा जो टारगेट है वो 70 का टारगेट है। इसके बाद हमने स्टेट वाइड डिस्ट्रीब्यूशन भी देखा था। आसाम और यहाँ पे उत्तर प्रदेश का नंबर काफ़ी ज़्यादा था। उत्तराखंड का नंबर जो था 99 का, वो काफ़ी हमारे गोल के पास में है। तो यहाँ पे स्टेट्स जो है वो एक दूसरे से सीख सकते हैं। देन हमने डिस्कस किया था दीक्षा पोर्टल के बारे में। स्टूडेंट्स हो, पेरेंट्स हो, टीचर्स हो, सबके लिए इसके अंदर कुछ ना कुछ है। NCERT की बुक्स भी हैं, आप चाहें तो आप भी इसको चेकआउट कर सकते हैं। और दीक्षा पोर्टल जो है मिनिस्ट्री ऑफ HRD ने इसको लॉन्च किया है 2017 के अंदर। निष्ठा पोर्टल भी जो है कुछ इससे मिलता जुलता, हमने उसके बारे में भी पढ़ा था। इसके बाद हमने देखा था नेक्स्ट क्वेश्चन इकोसॉक मीट के बारे में, जिसमें प्राइम मिनिस्टर ने काफ़ी अच्छी स्पीच दी। यहाँ पर कोविड-19 के बारे में बात किया, हमारे एफर्ट्स के बारे में बात किया, और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर एक सीट मिलने के लिए भी बात करी। 75th एनिवर्सरी UN की थी, इसलिए ये क्वेश्चन पूछा गया था। मल्टीलेटरलिज्म की बात करी गई है इसके अंदर डायलॉग की, और इकोसॉक के अंदर कितने मेंबर्स होते हैं ये भी देखा गया, 54 मेंबर्स। 3 साल का टेन्योर होता है। इसमें पॉलिसी रिव्यू की बात होती है, सोशल एनवायरमेंट इशूज़ भी डिस्कस किए जाते हैं। कोविड-19 के अगेंस्ट में इंडिया ने क्या क्या स्टेप्स लिए ये भी हमने देखा था। जैसे ऑपरेशन संजीवनी जो है वो हमने चलाया, जिसमें आसपास के नेबरिंग कंट्रीज जो हैं, नेपाल, श्रीलंका, साथ में म्यांमार हो गया, इनको हमने सप्लाईज जो है, मेडिकल सप्लाईज हों, दूसरे असिस्टेंट सप्लाईज हों, वो देने की शुरुआत करी थी। PM केयर्स फंड बनाया गया ताकि हम जैसे लोग इसके अंदर कंट्रीब्यूट कर सकें। साथ कोविड-19 फंड की भी शुरुआत करी, और आत्मनिर्भर भारत के अंदर भी जो बिजनेसेस हैं उनको स्टिमुलस दिया गया। फिर हमने GI टैग के बारे में बात करी थी, जो बासमती को लेकर था। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के पास ऑलरेडी है, राजस्थान के पास नहीं है, मध्य प्रदेश ने अप्लाई किया है। ये सब चीज़ें हमने देखी थी, और इसमें जो पर्टिकुलर एजेंसी थी उसने कहा कि मध्य प्रदेश को नहीं मिलना चाहिए टू प्रोटेक्ट द इंटेग्रिटी ऑफ द टैग। मध्य प्रदेश का कहना है कि हमारे यहाँ पे देखा जाए तो राइस की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो बिल्कुल मिलती जुलती है बासमती से, और यहाँ पे 13 डिस्ट्रिक्ट्स में 80,000 फार्मर्स इसको उगा रहे हैं, तो हमें मिलना चाहिए। देखेंगे आगे आने वाले टाइम में होता क्या है। फिर हमने अर्थक्वेक्स के बारे में देखा था। फोर्ट्स जो होते हैं उसके आसपास ये आते हैं, और प्राइमरी और सेकेंडरी वेव्स जो होती हैं उनको सिस्मोग्राफ पे डिटेक्ट किया जाता है। उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो थी वो भी हमने देखी थी। फिर हमने ICAT के बारे में डिस्कशन किया था। ICAT की लोकेशन मानेसर, हरियाणा की है। स्टेट ऑफ द आर्ट रिसर्च एंड टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है इसका मेन काम, और ये जो है नेट्रिप, दैट इज नेशनल ऑटोमेटिव टेस्टिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसके अंतर्गत आती है। ये हमने देखा था। एस्पायर इसका एक पोर्टल है जिसके अंदर स्ट्रॉन्ग सेल्फ रिलायंट ऑटोमेटिव इंडस्ट्री बनाने के लिए एफर्ट्स जो है वो किए जा रहे हैं। फिर हमने इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, जिसका 92nd फाउंडेशन डे जो है अभी सेलिब्रेट किया गया है, उसको देखा था। इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली के अंदर है, और 92nd फाउंडेशन डे के अलावा हमने देखा था कि डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन के अंडर में ये आता है। यहाँ देखा था अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि एक फार्मर्स इनोवेशन फंड की शुरुआत करी गई, जिसकी वजह से ICR न्यूज़ में था। तो यहाँ पे हमारे 10 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे है, अभी रिसेंटली हमने एक
पोर्ट की बात करी थी कि बांग्लादेश के अंदर एक पोर्ट जो है उसके थ्रू हम अगरतला में और असम में जो मटेरियल है वो सप्लाई करेंगे। तो उस पोर्ट का नाम क्या था वो आपको बताना है, हमने डिस्कशन किया था। लास्ट टाइम मेरा जो क्वेश्चन था उसमें ये पूछा था कि स्पाइक मिसाइल जो थी उसको हम कहाँ से इंपोर्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पे 2 विनर्स को मैंने चूज़ किया, धीरेन्द्र शर्मा, अरविंद एंड ज्योति सिन्हा। तो आप मुझे मेल करके बता दीजिएगा कि आपको PDF कौन सी लैंग्वेज में चाहिए। कॉन्ग्रेचुलेशंस। कमेंट सेक्शन में अपने मार्क्स जरूर लिख दीजिएगा। अगर अपर 2 ब्रैकेट्स में मार्क्स हैं आपके, आप सेफ जोन में, यहाँ पे मतलब तैयारी आपकी अच्छी चल रही है। नीचे के अगर ब्रैकेट्स में मार्क्स हैं आपके तो इट इज़ अ डेंजर जोन, तो आप यहाँ पे दोबारा से अटेम्प्ट कर सकते हैं इस मॉक टेस्ट को। यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।